हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति ठाकुर, योर बायोलॉजी टीचर। तो लास्ट सेशन में हमने फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होती है और इसके लिए फैक्टर्स क्या क्या चाहिए। तो आज हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इम्पोर्टेंट है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं एंड फूड को प्रिपेयर करने के लिए उनको फ़ोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़ोटोसिंथेसिस के लिए जो 4 मेन फैक्टर्स हैं वो है वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। तो आज कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़रूरी क्यों है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए एक एक्टिविटी आपने लीड स्कूल की जो वीडियो थी उसमें देखी होगी कि जब हमने 2 पॉट्स लिए, 2 पॉट्स को हमने 3 डेज़ के लिए एक डार्क रूम में रख दिया। तो 3 डेज़ के बाद क्या हुआ कि जो प्लांट्स थे जो डार्क रूम में थे तो उनको फ़ोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करने के लिए नहीं मिली। तो जो जितना भी उनके अंदर स्टार्च था वो यूज़ हो गया जो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, और वो डल हो गए। तो सेकंड एक्टिविटी ये थी कि हमने 2 प्लांट्स लिए, उनको हमने बेल जार में रख लिया। एक बेल जार में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए रखा क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए हमने प्लांट बी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है जो इसके अंदर जितनी भी CO2 गैस है वो सारी एब्जॉर्ब कर ले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ना रहे। तो कुछ कुछ दिनों के बाद जब हमने चेक किया, बाय आयोडीन टेस्ट चेक किया कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो जब प्लांट ए में हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो पॉजिटिव आया, उसकी स्टार्च की प्रेजेंस जो पॉजिटिव आई। क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस थी प्लांट ए में, बट प्लांट बी में नेगेटिव आया बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली। तो जो स्टार्च है वो जितना भी स्टार्च प्रेजेंट था प्लांट में वो सारा यूटिलाइज हो गया फॉर एनर्जी के लिए, और कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहा। तो फिर प्लांट बी में कोई भी स्टार्च नहीं था। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बिना। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसेंशियल फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो स्टोमेटा क्या होता है? नेक्स्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अपने स्मॉल पोर्स के थ्रू जो है लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में हेल्प करता है स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि बाहरली जो लेयर है इसको हम एपिडर्मल सेल बोलते हैं। इसके अंदर 2 गार्ड सेल्स होते हैं और एक स्टोमेटल ओपनिंग होती है। लीव्स के ऊपर ये जो टाइनी पोर्स होते हैं, तो वो जो टाइनी पोर्स में ये जो स्टोमेटा है वो 2 गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसके अंदर जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो ओपन और क्लोज होती रहती है। तो जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो हमेशा ही ओपन नहीं होते हैं, जो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी रेगुलेटेड होती है गार्ड सेल्स के थ्रू। तो जब प्लांट्स को है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो जो वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल में वो गार्ड सेल को स्वेल कर देता है, जिससे रिज़ल्ट होता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है गैसेस की एक्सचेंज के लिए। पर जब प्लांट्स को कोई ज़रूरत नहीं है CO2 की एटमॉस्फेयर से, मतलब कि एटमॉस्फेयर से अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है CO2 के लिए, तो जो वाटर फ्लो है वो गार्ड सेल से बाहर चला जाता है, जिससे कि जो श्रिंक हो जाती है गार्ड सेल, और जिससे जो कि रिज़ल्ट करता है स्टोमेटा की क्लोजिंग में। तो जब हमें CO2 की ज़रूरत पड़ती है एटमॉस्फेयर से, तो जो वाटर फ्लो है वो गार्ड सेल के अंदर चला जाता है, जिससे कि स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग से जो है ओपनिंग स्टोमेटा की ओपनिंग बड़ी हो जाती है और गैस एक्सचेंजेस हो जाती हैं। जब CO2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो जो वाटर है वो गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है, जिससे कि गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं एंड देन जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं।
तो स्टोमेटा जो है वो वाटर के लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर्स के फॉर्म में। जब रात के समय जब कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है एटमॉस्फेयर के साथ, जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं तब वो बंद होते हैं ताकि कि कोई भी वाटर का लॉस ना हो। तो समटाइम्स मतलब कि कभी कभी वो दिन में भी बंद हो जाते हैं, बट ज़्यादातर जो स्टोमेटा है वो रात को वो बंद हो जाते हैं और डे के टाइम वो ओपन रहते हैं। तो स्टोमेटा का यही है कि ये प्लांट गैसियस एक्सचेंजेस में हेल्प करते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा की जो टाइनी ओपनिंग होती है वो लीव्स के सरफेस पे होती है, जो कि 2 गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होती है। जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल करते हैं जब वाटर अंदर जाता है, जिससे कि स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है, और जो गार्ड सेल जो क्लोज हो जाते हैं जब वाटर उनसे बाहर चला जाता है। तो गार्ड सेल का रोल क्या हो गया, गार्ड सेल जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोर की रेगुलेट करते हैं। एंड सेकंड, ये तो आपने एक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करवाया था उससे रिलेटेड है कि टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लीफ पील है वो कैसे किया। नेक्स्ट, पहले हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसमें जो प्लांट्स हैं वो खुद खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। मतलब कि प्लांट्स या फिर एनिमल के सोर्सेज से हम फूड लेते हैं और मतलब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये इसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरा का मीनिंग होता है अलोंगसाइड एंड साइटोस का मीनिंग होता है फूड। तो इस मोड में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव करता है, मतलब कि जिसको होस्ट बोलते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो सरवाइव कर रहा है उसको होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट के बॉडी के ऊपर वो जाके रहते हैं जिससे कि वो फूड एक्वायर करते हैं। जैसे जो वो होस्ट से कैसे लेते हैं, बाय सकिंग फ्लूइड्स फ्रॉम दी होस्ट बॉडी, मतलब कि उन फ्लूइड सक करते हैं होस्ट की बॉडी से, ऐसे वो अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि लीच हो गई एंड कैस्क्यूटा हो गई, ये बहुत हार्मफुल पैरासाइट्स हैं, ठीक है। जो लीच भी है वो सक करती है होस्ट बॉडी से, एंड कैस्क्यूटा ऑल्सो। नेक्स्ट हमारी है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रो का मीनिंग हो गया रोटन एंड ग्रोइंग प्लांट, फाइट का मीनिंग। तो इस मोड में क्या होता है, जो ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, मतलब कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होती है। ये सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, वो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेस्ट या डिके कर देते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को, और उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सेप्रोफाइट, जैसे कि ब्रेड के ऊपर फंजाई लग जाती है, तो वो फंजाई क्या कर रही है, वो फ्लूइड सिक्रीट कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंजाइम सिक्रीट करती है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं, और जिससे कि वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो फूड की इंटेक होती है और कॉम्प्लेक्स फूड की ब्रेकडाउन होती है पहले मटेरियल में, देन एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो ह्यूमंस जो हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करते हैं। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये 5 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट होती है इंजेशन। इंजेशन मतलब कि फूड की इंटेक करना है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब कि जो हमने फूड इंटेक्ट किया है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होना। देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन होनी है वो। देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो इंजेशन में क्या होता है
अगर हम न्यूट्रिशन अमीबा की न्यूट्रिशन लें तो सूडोपोडिया के थ्रू जो अमीबा है वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर रहा है अपने सराउंडिंग से। देन डाइजेशन में क्या है, जो भी उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं अमीबा के उसके थ्रू जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको डाइजेस्ट कर लेगा। देन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन में ये है कि इट न्यूट्रिएंट्स जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी बॉडी में मूव हो जाएंगे ताकि कि एनर्जी प्रोवाइड हो सके। एंड देन इजेशन जो भी है कि जो भी उस फूड पार्टिकल से वेस्ट मटेरियल वगैरह निकला है उसकी इजेशन मतलब कि उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। जो पैरामीशियम है वो भी फूड पार्टिकल्स की एनगल्फमेंट करता है एज अ होल। पहले पूरा फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लिया पैरामीशियम ने, देन उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को वो सिंपल वंस में डिफ्यूज़ करेगा साइटोप्लाज्म में भी, और एंड में क्या करता है जो भी वेस्ट मटेरियल है उसकी इजेशन कर देता है। तो 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन से थे, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। पैरासाइटिक में क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म है किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिव करता है, होस्ट की बॉडी के ऊपर लिव करता है बाय सकिंग फ्लूइड्स। सेप्रोफाइटिक में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। एंड इन होलोजोइक जो ऑर्गेनिज्म है फूड को इनटेक करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते मटेरियल्स होते हैं उनको सिंपलाइज करते हैं, देन उनकी एब्जॉर्प्शन होती है एंड देन इजेशन होती है। सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके देन बाय।